सो मशीन लर्निंग का 2020 का पेपर देख लेते हैं अब हम। और मोस्टली हमने चीज़ें कवर कर ली हैं। कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी जो पहले हम कर चुके हैं उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 2.5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आए थे। और जैसा अभी हमारा पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे मेरे को लग रहा है कि मशीन लर्निंग का जो पेपर है वो 2023 वाला ऐसा ही कुछ बनने वाला है। मगर देखते हैं क्या चक्कर है, क्योंकि हमने मोबाइल कंप्यूटिंग में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखे थे कि एक साथ 10 क्वेश्चंस थे, तो इसमें भी ऐसे ही हैं। और ऑलमोस्ट सिमिलर सा लग रहा है। 2020 का पेपर डिफ़िकल्ट था। तो देखते हैं, एक्सप्लेन द गोल्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो ये 2.5 मार्क्स का था। मशीन लर्निंग क्यों काम आती है, हम तीनों पेपर में आ चुका है ये, कि प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एनोमली डिटेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन। बैगिंग क्या होता है, सेम क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, टेक्निक इन मशीन लर्निंग टू इंप्रूव परफॉर्मेंस इन स्टेबिलिटी ऑफ मॉडल्स। ये इन्वॉल्व करता है क्रिएटिंग मल्टीपल सबसेट और ट्रेनिंग डेटा बाय रेंडमली सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। उसके बाद क्या करता है, एग्रीगेट करता है और एवरेज निकालता है। ठीक है, बैगिंग भी देख चुके हैं, बूस्टिंग भी आ रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर डी देखना। अभी कह रहे हैं रोल ऑफ कर्नल क्या है एसवीएम में। एसवीएम क्लासिफायर कर्नल इज अ फंक्शन दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट डेटा इनटू हायर डायमेंशन फीचर। ये कर्नल की वजह से ही इनपुट डेटा हायर डायमेंशन में जा पाता है। और द रोल ऑफ कर्नल इज टू इनेबल द एसवीएम टू फाइंड अ हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन ढूंढने में हेल्प करता है दैट इफेक्टिवली सेपरेट द डेटा पॉइंट इनटू डिफरेंट क्लासेस। ये अलाउ करता है एसवीएम को कि नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा को मैप कर सके हायर डायमेंशन में। ठीक है, अगर लाइन बनाए हम एक्स वाई प्लेन में तो वो तो 2D हो गया, मगर अगर स्पेस के बेसिस पे देखा जाए तब हाइपर प्लेन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग द यूज ऑफ कर्नल। तो कर्नल फंक्शन इंक्लूड लीनियर, पॉलिनोमियल, रेडियल बेसिस फंक्शन एंड सिग्मॉइड कर्नल्स। बूस्टिंग क्या होता है, ये अगेन आ गया 2.5 मार्क्स का। मशीन लर्निंग टेक्निक है जो कि मल्टीपल वीक और सिंपल मॉडल्स को कंबाइन करती हैं स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव मॉडल बनाने के लिए। और हर एक सब्सिक्वेंट मॉडल में प्रीवियस मॉडल की जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं किया जाता, उनको बढ़िया करा जाता है। द फाइनल प्रिडिक्शन इज मेड बाय एग्रीगेटिंग द प्रिडिक्शंस ऑफ ऑल वीकर मॉडल। और वेटेड वोटिंग अप्रोच लगती है इसमें। ठीक है, इंप्रूव द एक्यूरेसी और मॉडल के बायस और वेरिएंस को रिड्यूस करता है। परसेप्ट्रॉन क्या होता है, एक सिंपल एल्गोरिदम है यूज फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम आता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क विद सिंगल लेयर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन। ठीक, द एल्गोरिदम आइटरेटिवली एडजस्ट द वेट एंड बायसेस ऑफ परसेप्ट्रॉन टू फाइंड डिसीजन बाउंड्री। और सेपरेट करते हैं क्लासेस को दो क्लासेस में, है ना। जहाँ पे परसेप्ट्रॉन अपडेट करेगा पैरामीटर को और एरर जो है उनको रिड्यूस करेगा। जहाँ पे एल्गोरिदम कन्वर्ज होती है वहीं पे प्रीडिफाइंड स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इसके बारे में हम पढ़ रखे हैं पहले से। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, तो ये हमारा 2.5 में एक्सप्लेन हो गया। केएनएन भी पढ़ चुके हैं, तो ये 2.5 में अगेन आ गया। केएनएन क्लासीफायर एक इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिदम है जो नए डेटा पॉइंट को मेजॉरिटी वोट के नियरेस्ट के बेसिस पे करता है। और ये यूक्लिडियन डिस्टेंस देखता है। ठीक है, इज़ यूज टू मेजर सिमिलरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। केएनएन नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम है और अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल बोथ बाइनरी और मल्टी क्लास दोनों को हैंडल कर लेता है। जी कह रहे हैं एल क्यू आर भी हम देख चुके हैं। ठीक है, 2018 में भी आया था इसके बारे में शॉर्ट नोट। तो एल क्यू आर एक मैथमेटिकल टेक्निक है टू कंट्रोल सिस्टम टू डिज़ाइन कंट्रोलर बनाने के काम आती है फॉर सिस्टम एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। तो जिस सिस्टम के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करा जा सकता है उसके लिए हम एल क्यू आर मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलराइजेशन। इट एम्स टू फाइंड द ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रैटेजी और मिनिमाइज करेगा कॉस्ट फंक्शन को कि सिस्टम स्टेबल रह पाए। एल क्यू आर कंसीडर डायनामिक ऑफ द सिस्टम, कंट्रोल इनपुट एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कंप्यूटर में कि वो एक्शन को कंट्रोल कर सके। रोबोटिक्स, एरोस्पेस और ऐसी इंजीनियरिंग फील्ड में काम आता है। सो ये क्वेश्चन नया आया था। एच पार्ट कह रहा है कि डायरेक्ट पॉलिसी सर्च क्या होता है। वैसे तो हम इसके बारे में देख चुके हैं, मगर कभी डायरेक्टली हमने क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देखा। डायरेक्ट पॉलिसी सर्च इज़ अ री इन्फोर्समेंट लर्निंग अप्रोच, जहाँ पे पॉलिसी या मैपिंग फॉर्म स्टेट्स टू एक्शन। ठीक है, तो पॉलिसी सर्च कर रहे हैं यानी एक री इन्फोर्समेंट का तरीका है जहाँ पे डायरेक्टली लर्न विदाउट एक्सप्लिसिटली मॉडल। तो जैसे पॉलिसी बनती है वो खुद ब खुद लर्निंग करती है री इन्फोर्समेंट में, एक्सप्लोर करता है पॉलिसी स्पेस टू फाइंड वन दैट मैक्सिमाइजेज द एक्सपेक्टेड क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। तो ऐसी पॉलिसी जो मैक्सिमाइज करे रिवॉर्ड को। दिस अप्रोच पर्टिकुलरली यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एंड हायर डायमेंशनल इन्वायरमेंट, जहाँ पे मॉडलिंग द इन्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली इज डिफिकल्ट। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाना हमारी तरफ से मुश्किल हो जाता है, मगर यहाँ पे अगर हम क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड बना पा रहे हैं कुछ पॉलिसी स्पेसिस के थ्रू, तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉलिसी सर्च काम आती है। डायरेक्ट पॉलिसी सर्च मेथड इंक्लूड इनवॉलेंट्री एल्गोरिदम, स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट एसेंट और पॉलिसी ग्रेडियंट एल्गोरिदम। एलआर क्या होता है, एक सुपरवाइज लर्निंग है फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क टू इट मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर बाइनरी। ये चीज़ें हम लॉजिस्टिक तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझा भी रखा है वाइवा प्रिपरेशन में, तो है ना। सिग्मॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनपुट बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक क्लास। तो यहाँ पे हमने 0 1 को लेके करा है। अब तुम जैसे हमने वहाँ पे
इक्वेशन समझी थी, है ना, कॉस्ट फंक्शन की, सिग्मॉइड फंक्शन की कैसे बनाते हैं, तो वो सब तुम अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो बना के लिख सकते हो, तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा अच्छा है कि बनाए जा सके वो फॉर्म। ठीक है, अब अगला कह रहा है डिफरेंस क्या है सुपरवाइज अनसुपरवाइज में, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तीनों पेपर में आ गया ये। सेकंड क्वेश्चन में जनरेटिव प्रोबेबिलिस्टिक क्लासिफिकेशन फिर से आ गया। ठीक है, क्या करें, तुम पॉज करके पढ़ लेना अगर पढ़ना है तो, मगर ये तीनों पेपर में आ चुका है। एक्सप्लेन ओवर फिटिंग, देख लो फिर से पेपर में रिपीट हुआ है। एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन, ओवर फिटिंग हम पढ़ चुके हैं। नेचुरल लैंग्वेज ये एग्जैक्टली हमने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, हाउ अप्रॉक्सीमेट फंक्शन वर्क, व्हाट इज़ द वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन, कैन न्यूरल नेटवर्क अप्रॉक्सीमेट एनी फंक्शन, ये क्वेश्चन भी हो रखा है थोड़ा बहुत, अगर कुछ नए टर्म्स हैं इसमें तो देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट फंक्शन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम आता है यूजिंग सिंपलर और कॉम्पिटेशनल एफिशिएंट अप्रॉक्सीमेशन। याद करो ये पिछले पेपर में 2018 के पेपर में लास्ट में आया था, जब हम 6.5 मार्क्स के नोट्स बना रहे थे। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग वैल्यूज़ फॉर ईच पॉसिबल स्टेट एक्शन पेयर, हमारे पास वैल्यू फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं कि वो जर्नलाइज सिमिलर स्टेट और एक्शन, तो वो चीज़ों को जर्नलाइज करके वैल्यू दे देता है पहले से। न्यूरल नेटवर्क आर पावरफुल टूल फॉर फंक्शनल अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, और दे कैन लर्न कॉम्प्लेक्स मैपिंग बिटवीन इनपुट आउटपुट, तो वो लर्न कर लेते हैं फॉर सफिशिएंट नंबर ऑफ हिडन लेयर न्यूरॉन्स। न्यूरल नेटवर्क हैव द कैपेबिलिटी टू अप्रॉक्सीमेट एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं टू डिजायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, और बाय शोइंग यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट कि ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर सफिशिएंट डेटा चाहिए होता है, अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चर होना चाहिए, केयरफुल ट्यूनिंग ऑफ हाइपर पैरामीटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो जो बाकी अभी टेक्निकलिटी पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, फॉर अचीविंग गुड अप्रॉक्सीमेशन। अच्छा, मॉडल ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ लर्निंग, ये भी हम पढ़ रखे हैं एक तरह से। ये मॉडल ऑफ लर्निंग रिफर टू द फ्रेमवर्क ऑफ अप्रोच यूज टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग सिस्टम। जैसे व्हाट इज़ लर्निंग पढ़ा था, व्हाट इज़ लर्निंग सिस्टम पढ़ा था, वैसे ये मॉडल ऑफ लर्निंग है। ठीक है, ये तीनों पेपर का मैंने बता दिया। तो ये टिपिकली इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप्स, प्रॉब्लम डिफाइन करना, कलेक्शन करना, प्री प्रोसेस करना, फीचर सिलेक्शन, मॉडल सिलेक्शन, ट्रेनिंग मॉडल, मॉडल इवैल्यूएशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग। एग्जैक्टली हम तीनों पेपर में देख चुके हैं। KNN क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट, हाँ ये क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ न्यूमेरिकल का। KNN लगाने, के नियरेस्ट नेबर क्लासिफिकेशन, हमारे पास P1 P2 दे रखा है। फॉर द क्लास X P1 की वैल्यू 3 है, P2 की 7 है, और जहाँ पे K की वैल्यू 3 है, यानी 3 नियरेस्ट नेबर देखने हैं। P1 में 7, P2 में 7 दे रखा है, क्लास फॉल्स है। अच्छा, तो प्रिडिक्ट द क्लास X क्लास के लिए, यानी 3,7 कोऑर्डिनेट के लिए यूजिंग KNN हम क्या कर सकते हैं, या तो तुम इसको एक XY प्लेन पे इसको पॉइंट्स को कोड कर दो, है ना, और नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस बिटवीन X एंड Y, है ना, तो रूट अंडर करते हैं। अब 3,7 से तुम P1 P2 P3 तीनों का देख रहे हो। ठीक है, 3,7 हमारे एक्चुअल पॉइंट है X और Y, तो वैसे ही 7,7, फिर 7,4, 3,4, इन सब के बेसिस पे हमने सिर्फ तीनों को ही देखा, क्योंकि K की वैल्यू 3 थी। तो सेलेक्ट द K नियरेस्ट नेबर बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड डिस्टेंस, तो नियरेस्ट नेबर हमारे पास क्या आया, P3 क्योंकि 3 डिस्टेंस है तो पास में है, P1 अगला नियरेस्ट, और P2 जो है आखिरी नियरेस्ट। तो डिटरमाइनिंग द मेजॉरिटी क्लास नियरेस्ट लेवल, हमारे पास क्लास P3 जो है वो ट्रू है और P1 P2 फॉल्स है। नीचे अगर देखोगे कि P3 जो है वो ट्रू है और P1 P2 फॉल्स है, तो मेजॉरिटी क्लास अमंग द नियरेस्ट नेबर इज फॉल्स, देयरफॉर द प्रिडिक्टेड क्लास फॉर X इज फॉल्स। ठीक है, मेजॉरिटी फॉल्स है तो प्रिडिक्टेड भी फॉल्स हो गए। सिंपल आया समझ में कि नियरेस्ट नेबर कैसे काम करता है। हाउ वेरियस क्लासीफायर्स कैन बी कंबाइंड, हाँ कंबाइन कैसे करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है। वैसे ये ऐसे हमने बैगिंग बूस्टिंग पढ़ रखा है, मगर इस फॉर्म में क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरह से करना है, तो कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग इन असेंबल मेथड, हमने बात कर रखी है इसके बारे में। ये एम टू इम्प्रूव ओवरऑल प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस बाय कंबाइनिंग द प्रिडिक्शन ऑफ मल्टीपल इंडिविजुअल, तो डिफरेंट वेज है कंबाइन करने के लिए, वोटिंग कर सकते हो। ईच क्लासीफायर इस इन असेंबल में द क्लास दैट रिसीव द मेजॉरिटी वोट, जैसे अभी हमने ऊपर करा KNN का, 2 फॉल्स से 1 ट्रू था तो फॉल्स कह दिया। बैगिंग बूस्ट्रैप एग्रीगेशन, उसके बाद बैगिंग दोबारा से लिख दो, 2.5 में जो लिखा था वो यहाँ लिख देना। मल्टीपल क्लासीफायर्स आर ट्रेन्ड ऑन डिफरेंट सबसेट, है ना, उसके बाद सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हम ट्रेन करते हैं बूटस्ट्रैपिंग से। फाइनल प्रिडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय एवरेजिंग और वोटिंग। फिर है बूस्टिंग, क्लासीफायर आर ट्रेंड सीक्वेंशली, जहाँ पे ईच सब्सिक्वेंट क्लासीफायर फोकस ऑन करेक्टिंग द मिस्टेक जो प्रीवियस क्लासीफायर ने की थी उसको करेक्ट करता है। फाइनल प्रिडिक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द वेट। स्टैकिंग कर सकते हैं, मल्टीपल क्लासीफायर आर ट्रेंड और उनके प्रिडिक्शन सर्व एज इनपुट टू मेटा क्लासीफायर विच कंबाइन द प्रिडिक्शन टू फाइनल डिसीजन। तो कुछ ये हैं हमारे इन असेंबल मेथड जो एक्यूरेसी रॉबस्टनेस बढ़ाते हैं एक सिस्टम की। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एग्जांपल के साथ। तो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम एक पॉपुलर क्या है, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है क्लासिफिकेशन के लिए,
अच्छा, ये वाला भी 2017 में हमने देखा था, वो जो एप्पल है रेड कलर का, येस या नो, है ना। तो एग्जांपल कंसीडर करते हैं डेटा सेट ऑफ कार। इस बार कार देख लेते हैं। कलर टाइप ओरिजिन कार बिगिन विद एंड एंटायर डेटा सेट एज अ रूट नोड। उसके बाद कुछ फीचर के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे डेटा को। इन्फॉर्मेशन गेन, गिनी इम्प्योरिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, तुम डायग्राम जरूर बना देना। क्रिएट अ ब्रांच फॉर ईच पॉसिबल वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड फीचर, रिकर्सिवली रिपीट करना है सेकंड और थर्ड स्टेप को। और कुछ क्राइटेरिया जैसे रीचिंग मैक्सिमम डेप्थ, मिनिमम नंबर ऑफ सैम्पल्स, असाइन द मेजॉरिटी क्लास टू द ट्रेनिंग सैम्पल। उसको लीफ नोड में जो है हमें कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा मिलेगा। द डिसीजन ट्री, बिल्ड अ ट्री स्ट्रक्चर वेयर ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट अ डिसीजन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फीचर। और हर लीफ नोड रिप्रेजेंट करता है क्लास लेबल को। द ट्री कैन बी विजुअलाइज एंड इट प्रोवाइड इंटरप्रिटेबल रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है। बेस थ्योरम क्या है, क्यों यूजफुल है मशीन लर्निंग में, तीनों पेपर में आ रखा है। ठीक है, बात कर रखे हैं हम, इसको पॉज करके पढ़ लो। सो बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे है, और इसके बारे में हमने पढ़ रखा है कि पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम इसमें, ठीक है। और बाकी में लाइक्लीहुड वगैरह दे रखा है। और बेस थ्योरम इज़ यूजफुल इन मशीन लर्निंग एज इट प्रोवाइड अ वे टू अपडेट प्रायर बिलीव्स, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ बेस थ्योरम भी पूछ रहे हैं, तो डेफिनेशन के बाद ये भी लिखना ज़रूर कि यहाँ पे प्रायर बिलीव्स जो होते हैं उसको अपडेट कर देता है यूजिंग प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, और एविडेंस, नया एविडेंस और ऑब्जर्वेशन बनाने में हेल्प करता है। इट इज़ वाइडली यूज इन बायसियन इंटरफेरेंस और नाइव बेस्ड क्लासीफायर एंड अदर प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है ये वाला। ये भी हमारा कैसा न्यूमेरिकल टाइप है कि फाइंड, ये डेटा सेट दे रखा है हमें नाइव बेस्ड एल्गोरिथम का, और इसमें हमें एक नया नया डेटा पॉइंट्स दे रखे हैं, इसका आउटकम प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा बाद में करेंगे हम, ये आंसर इन द लेटर ऑफ दिस वीडियो, मैं बाद में बताऊंगा इसको, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेम चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए। डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग में क्या अंतर होता है? क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस में काम आते हैं। क्लासिफिकेशन इज़ अ सुपरवाइज लर्निंग टास्क वेयर गोल इज़ टू असाइन प्री डिफाइंड लेबल्स और कैटेगराइज टू इनपुट डेटा बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। तो जब हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें सुपरवाइज है पहली बात तो, और प्री डिफाइंड लेबल्स होते हैं उनमें, मतलब पहले से ही लेबल्स दे रखे होते हैं, हमें इनपुट डेटा की फीचर्स वगैरह के बेसिस पे आउटपुट निकालना होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व ट्रेनिंग अ मॉडल ऑन लेबल ट्रेनिंग डेटा टू लर्न द पैटर्न इन रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड लेबल। तो हमें अब पैटर्न निकालना होता है कि जिस बेसिस पे हमारा फीचर्स है और लेबल है, इनमें क्या पैटर्न कॉमन है, ठीक है। द ट्रेन मॉडल कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द लेबल्स ऑफ अनसीन डेटा। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि अनसीन डेटा का भी हम निकाल सकते हैं कि येस या नो है, अगर मल्टी क्लास है तो ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ ही रखे हैं पहले से। क्लस्टरिंग क्या होता है? अनसुपरवाइज्ड है और इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चर फाइंड करने में हेल्प करता है। सो क्लस्टरिंग में क्या होता है, हम डेटा को ग्रुप करते हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिस्टेंस पे, मैट्रिसेस लेते हैं और जो सिमिलर क्लस्टर होते हैं उनको एक साथ रखते हैं और मिनिमाइज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्लस्टर्स, ठीक है। फिर डिस्कस के मीन क्लस्टरिंग विद एग्जांपल। के मीन क्लस्टरिंग एक पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है दैट एम टू पार्टीशन अ गिवन डेटा इनटू के क्लस्टर्स। अभी हमने देखा भी था इसका एग्जांपल। लेट्स से वी हैव अ डेटा सेट ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, उनकी एज, इनकम, और हम उनको सिमिलर ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं। तो टू चूज़ द वैल्यू ऑफ के विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ क्लस्टर वी वांट टू क्रिएट, रैंडमली इनिशियलाइज के क्लस्टर सेंट्रॉइड्स, ये सेंट्रॉइड्स बना देंगे। असाइन ईच डेटा पॉइंट टू द नियरेस्ट सेंट्रॉइड बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस, उनके डिस्टेंस के बेसिस पे असाइन करेंगे। रिकैलकुलेट द सेंट्रॉइड बाय टेकिंग द मीन ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स असाइनिंग टू ईच क्लस्टर। अब हम उसके बाद रिकैलकुलेट करेंगे मीन को। ये स्टेप्स तो हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। फिर रिपीट करना है थर्ड और फोर्थ स्टेप्स को अंटिल कन्वर्जेंस और मैक्सिमाइज नंबर ऑफ आइट्रेशन। द एल्गोरिथम आइट्रेटिवली अपडेट्स द क्लस्टर असाइनमेंट इन सेंट्रॉइड पोजीशन टू मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स। अब ये मिनिमाइज कर देता है जो क्लस्टर बनने वाले हैं उनके साइज़ को। इवेंचुअली द डेटा पॉइंट्स विल बी ग्रुप्ड इनटू के क्लस्टर, और के क्लस्टर बन जाएंगे वेयर ईच क्लस्टर रिप्रेजेंट करेगा डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन एज एंड इनकम। एग्जाम्पल के बेसिस पे इन्होंने 5 स्टेप्स में समझाया है। डिफरेंस क्या है जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में, ये अंतर भी हमने देख रखा है पहले से कि जनरेटिव मॉडल लर्न द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 2017 में आया था ये, of all the input feature and corresponding labels. They aim to model the underlying process that generate the data and can generate new sample, नए sample बना सकते हैं. Given the input feature, generative model can estimate the likelihood of different labels. उसके बाद एग्जाम्पल आता है इसके नाइव बेस, हिडन मार्को मॉडल, गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल, GMM, मिक्सचर मॉडल.
डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल में आता है, मॉडल डायरेक्टली लर्न द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन डिफरेंट क्लासेस और लेबल्स. दे फोकस ऑन लर्निंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेबल्स गिवन द इनपुट फीचर्स. ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल क्या करते हैं, डिसीजन बाउंड्री होती है डिफरेंट क्लासेस में और फोकस करते हैं लर्निंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन के बेसिस पे. डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल एम टू फाइंड द ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट डिफरेंट क्लासेस. एग्जाम्पल के लिए हमने SVM देखा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखा, न्यूरल नेटवर्क देखा. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. 6th क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है. डायमेंशन रिडक्शन हमने डेटा माइनिंग में भी देखा था. एक टेक्निक है यूज इन मशीन लर्निंग टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट फीचर्स को रिड्यूस कर देना बाय और वेरिएबल वाइल प्रिजर्विंग द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. ये हेल्प करता है सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एंड इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स. 2 तरह के अप्रोचेज हैं डायमेंशनल रिडक्शन की, फीचर सेलेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन. ठीक है, सिलेक्शन में क्या होता है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल फीचर्स बेस्ड ऑन द रिलेवेंट टू द टारगेट वेरिएबल. तो जो फीचर, ऐसे फीचर्स को, सबसेट ऑफ ओरिजिनल फीचर्स बेस्ड ऑन देयर रिलेवेंट टू द टारगेट वेरिएबल. तो जो वेरिएबल हमें चाहिए उसके बेसिस पे फीचर्स को सिलेक्ट करना. द सिलेक्टेड फीचर आर रिटेन्ड वाइल द इररिलेवेंट और बेकार के फीचर डिस्कार्ड हो जाते हैं. ठीक है, ये हेल्प करता है हमारी डायमेंशनलिटी रिडक्शन में. क्योंकि अगेन वही चीज़ कि अगर तुम्हें एक वो खरीदना है, कमरा खरीदना है, तो उसमें फॉर एग्जांपल कि वो मेल खरीद रहा है, फीमेल खरीद रहा है, इससे क्या मैटर है. फिर फीचर एक्सट्रैक्शन. दिस अप्रोच एम टू ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल हाई डायमेंशन डेटा इनटू लोअर डायमेंशन. फीचर एक्सट्रैक्शन में हाई डायमेंशन को लोअर डायमेंशन करते हैं बाय क्रिएटिंग न्यू फीचर दैट कैप्चर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो सिर्फ नए फीचर जो होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेंगे. टेक्निक जैसे कि PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, SVD, ये फीचर एक्सट्रैक्शन के काम आते हैं. अगर तुम सोच के देखो कि जब ज़्यादा डायमेंशन से हमारा रिजल्ट एक्यूरेट हो सकता है तो हम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो सिंपल रीज़न है कि कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, और कभी कभी कुछ तो काम के भी नहीं होते हैं, रिडंडेंट होते हैं, इररिलेवेंट डेटा होता है. डायमेंशनलिटी रिडक्शन ऑफर्स सेवरल बेनिफिट इंक्लूडिंग फास्ट कंप्यूटेशन, इंप्रूव परफॉर्मेंस, better visualization of data, and aviation of the course of dimensionality. However, it is important to carefully select the appropriate dimension reduction technique based on the characteristic of the data and the requirement of the problem. तो इस बेसिस पे हमें सही तरीके से डायमेंशनलिटी रिडक्शन करना चाहिए. क्लासिफिकेशन एरर्स क्या होते हैं, तीसरी बार आया ये क्लासिफिकेशन एरर्स मिस्टेक्स होती हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल करते हैं. फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव, है ना. टाइप 1 एरर कहते हैं फॉल्स अलार्म, और टाइप 2 एरर और द मिसेज जो बच जाते हैं. गलती से जो फॉल्स अलार्म है यानी मिस्टेकनली हमने उसको मान लिया है कि वो पॉजिटिव है, और मिस मतलब जो हम वो पॉजिटिव था मगर उसको कंसीडर करना भूल गए. द चॉइस ऑफ एरर मैट्रिक्स डिपेंड ऑन स्पेसिफिक प्रॉब्लम कॉरस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ एरर. इसमें कॉमनली एरर मैट्रिक्स में एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एरिया अंडर कर्व, ROC कर्व, ये सब आता है. द इवैल्यूएशन क्लासिफिकेशन एरर हेल्प इन असेसिंग the performance and reliability of the model and guides improvement in learning process. PCA क्या होता है, principal component analysis is a dimensionality reduction technique used to transform a high dimensional data set. जैसे बताया मैंने SDV और PCA का यूज़ करते हैं हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में. तो ये क्या करता है, हाई डायमेंशनल डेटा सेट को लोअर डायमेंशन में डाल देता है डायमेंशनल स्पेस में, वाइल रिटेनिंग एज मच एज ओरिजिनल वेरिएंस एज पॉसिबल. तो इसका एम क्या है, टू फाइंड अ सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस. मैंने बताया था कि प्रिंसिपल कंपोनेंट है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट बताना तो ऑर्थोगोनल एक्सिस पता लगाना, नोन एज प्रिंसिपल कंपोनेंट, अलॉन्ग विद द डेटा वेरीज द मोस्ट. तो स्टेप्स क्या क्या हैं इसके, स्टैंडर्डाइज द डेटा को स्टैंडर्डाइज करो, फिर कंप्यूट कोवेरियंस मैट्रिक्स, उसके बाद आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है, उसके बाद सेट द डिज़ायर नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट चाहिए, फिर ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, जो प्रोजेक्ट द डेटा इनटू द सेलेक्टेड प्रिंसिपल कंपोनेंट. अब PCA है सेवरल एप्लीकेशन की डेटा विजुअलाइजेशन, नॉइज़ कम करना, या फीचर एक्सट्रैक्शन, डेटा कंप्रेशन. इट इज़ वाइडली यूज इन वेरियस डोमेन्स, जैसे कि इमेज को प्रोसेस करना होगा, ठीक है, या सिग्नल प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा एंड रिवील अंडरलाइंग पैटर्न्स और स्ट्रक्चर. शॉर्ट नोट, रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूजिंग डायग्राम. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग भी पूछा गया था, डायग्राम के साथ नहीं पूछा गया था, तो डायग्राम भी देखना कैसे कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर एन एजेंट लर्न्स टू मेक डिसीजन थ्रू ट्रायल एंड एरर एनवायरनमेंट. तो गलती करता है, गलती से सीखता है. एजेंट इंटरैक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ, और एक्शन एंड रिसीविंग फीडबैक चलता है इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पेनल्टी. गलती करेगा पेनल्टी, और सही है तो रिवॉर्ड. द गोल ऑफ RL दैट इज़ रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज़ टू फाइंड एन ऑप्टिमल पॉलिसी. ऑप्टिमल पॉलिसी एक ऐसा तरीका दैट मैक्सिमाइज द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड, जो क्यूमुलेटिव यानी सारे रिवॉर्ड को इकट्ठा करके, यानी इसमें स्टेप्स वाइज नहीं होगा. ठीक है, ओवर टाइम इन RL द एजेंट लर्न थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड RL लूप. RL लूप का यूज़ करता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं. ऑब्जर्वेशन, तो पहले एजेंट ऑब्जर्व करता है करंट स्टेट को, इन्वायरमेंट की, फिर एक्शन लेता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्व स्टेट. द एजेंट सेलेक्ट एन एक्शन टू परफॉर्म,
उसके बाद फीडबैक, एजेंट रिसीव फीडबैक फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड और पेनल्टी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, पहले तो ऑब्जर्व करेगा एनवायरनमेंट को, एक्शन लेगा, उसके बाद फीडबैक लेगा पेनल्टी रिवॉर्ड के वजह से, अपडेट करेगा द एजेंट, अपडेट अपनी नॉलेज को, जो फीडबैक मिला है उसको रिपीट करेगा। एजेंट कंटिन्यू द लूप बाय ऑब्जर्विंग, ट्रैकिंग एक्शन एंड अपडेटिंग अंटिल इट लर्न द ऑप्टिमल पॉलिसी। द RL process can be visualized using diagram called RL loop diagram, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, लूप डायग्राम है एंड एक्शन बिटवीन द एजेंट ऑफ द एनवायरनमेंट शोकेसिंग साइक्लिक नेचर। तो एजेंट है, अब देखो यहाँ पे इनर लूप और आउटर लूप है, ये रिसर्च गेट से लिया है मैंने। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट पे एजेंट क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। जो लास्ट एक्शन था उसके बेसिस पे रिवॉर्ड ऑब्जर्वेशन होगी, है ना। इनर लूप चल रहा है और इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट है, यानी कौन से इन्वायरमेंट में कर रहा है, और हर बार इन्वायरमेंट से वो ट्रेनिंग सिग्नल देता रहता है, ठीक है। हाउ ADA boosting helps in improvement in classification process। अडा बूस्ट हमने क्वेश्चन फिर से आ गया, तीसरी बार है। एक बूस्टिंग एल्गोरिथम है यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू इम्प्रूव क्लासिफिकेशन प्रोसेस, और ये वर्क करती है बाय कंबाइनिंग मल्टीपल वीक क्लासीफायर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग क्लासीफायर। तो एडेप्टिव बूस्टिंग, बूस्टिंग अगर तुम्हें पता है तो तुम समझ जाओगे अडेप्टिव का मतलब क्या है। द मेन आइडिया बिहाइंड एडा बूस्ट इज टू गिव मोर वेट टू द मिस क्लासीफाइड इंस्टेंस, जो जिस इंस्टेंस पे जो क्लासीफाई नहीं करा गया है सही से, उसको ज़्यादा वेट देना, एंड फोकस ऑन डिफिकल्ट एग्जाम्पल ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट आइट्रेशन। स्टेप्स क्या क्या हैं इसके, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। असाइन इनिशियल वेट्स, उसके बाद ट्रेन करना है वीक क्लासीफायर, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 6 में 3 से 5 रिपीट करना है। तो पहले तो इनिशियल वेट देने हैं, फिर ट्रेन करना है वीक क्लासीफायर को, इवैल्यूएट करना है वीक क्लासीफायर को, अपडेट करना है इंस्टेंट वेट्स को, और कंबाइन करना है वीक क्लासीफायर को। एडाबूस्ट हेल्प इन इंप्रूविंग द क्लासिफिकेशन प्रोसेस बाय फोकसिंग ऑन द चैलेंज इंस्टेंसेज एंड गिव दैम मोर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये हेल्प करता है, एडाबूस्ट कैसे में हेल्प करता है क्लासिफिकेशन प्रोसेस में, बाय फोकसिंग ऑन चैलेंजिंग इंस्टेंस, ठीक है। जहाँ पे हमारा मिस क्लासिफिकेशन हो रखी है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि बेटर रिजल्ट आ पाए। आइटरेटिवली एडजस्ट होते हैं वेट इंस्टेंस और कंबाइन करते हैं वीक क्लासीफायर को। एडाबूस्ट हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन टास्क को और हाई एक्यूरेसी ले आता है। कुछ शब्द हैं जो ध्यान में रखने हैं, जैसे एडाबूस्ट कैन इफेक्टिवली हैंडल कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन। पहला शब्द क्या होगा, कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन। अचीव हाई एक्यूरेसी कंपेयर टू सिंगल क्लासीफायर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन PCA ICA देख रखा है, सूटेबल एग्जांपल यहाँ पे अलग से पूछ लिया है, तो देखते हैं। PCA मतलब प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, PCA हर जगह आ रहा है, ICA भी हमने शायद तीनों में ही देखा है। इंडिपेंडेंट कंपोनेंट एनालिसिस, बोथ आर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक यूज इन मशीन लर्निंग, बट दे हैव डिफरेंट अंडरलाइंग प्रिंसिपल। क्या क्या प्रिंसिपल है? PCA इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक दैट एम टू फाइंड अ न्यू सेट ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सेस। ये ऑर्थोगोनल एक्सेस याद रख लेना जब भी PCA की बात आएगी, क्योंकि ऑर्थोगोनल एक्सेस को ही हम प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जो एम करती है नए सेट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ढूंढने का, दैट कैप्चर द मैक्सिमम वेरिएंस इन द डेटा, ठीक है। मैक्सिमम वेरिएंस यानी जो अफेक्ट कर रहे हैं डेटा को। इट प्रोजेक्ट्स द डेटा ऑन टू दिस कंपोनेंट वेयर द फर्स्ट कंपोनेंट एक्सप्लेन मोस्ट वेरिएंस, सेकंड कंपोनेंट एक्सप्लेन सेकंड मोस्ट वेरिएंस, एंड सो ऑन। PCA इज कॉमनली यूज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन के काम आते हैं, डेटा कंप्रेशन के काम आते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के काम आती है। इट डज नॉट अज्यूम एनी स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, ठीक है। ICA क्या है? ICA इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट एम टू सेपरेट सेट ऑफ मिक्स सिग्नल्स। तो मिक्स सिग्नल को सेपरेट करेगी अंडरलाइंग इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में, और इट अज्यूम ऑब्जर्व डेटा इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। मान के चलते हैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन है इंडिपेंडेंट सोर्सेज का। इट सीक्स टू एस्टिमेट द ओरिजिनल सोर्स, और उसका वो रूट सोर्स निकालना चाहती है कि वो बना किससे। ICA इज यूजफुल फॉर टास्क सच एज ब्लाइंड सोर्स सेपरेशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इमेज डीनॉइजिंग, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। इट रिलेज ऑन द स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंट अजम्पशन एंड अज्यूम द सोर्स हैव नॉन गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये मान के चलते हैं हम। टू इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन PCA ICA कंसीडर एग्जांपल ऑफ कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम है कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम। अज्यूम दैट यू हैव अ रिकॉर्डिंग ऑफ मल्टीपल पीपल स्पीकिंग साइमल्टेनियसली। बहुत सारे लोग कॉकटेल पार्टी में बातें कर रहे हैं। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम इस एग्जांपल को लिखो या कोई और एग्जांपल है तुम्हारे पास। PCA वुड एम टू फाइंड द प्रिंसिपल कंपोनेंट दैट कैप्चर द मैक्सिमम वेरिएंस इन द मिक्सचर ऑफ वॉइसेस, ठीक है। जैसे तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, पीछे बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, उनमें से प्रिंसिपल वॉइस ढूंढेगी। वाइल ICA वुड अटेम्प्ट टू सेपरेट द इंडिविजुअल वॉइसेस बाय एस्टिमेटिंग द इंडिपेंडेंट सोर्स सिग्नल। और ICA क्या करेगी, वो ये भी देखेगी कि अभी गाड़ी की आवाज़ आई, अभी इंसान कोई पीछे से बोल रहा है, तो सभी चीज़ों का इंडिपेंडेंट सोर्स देखेगी। डिफरेंस बिटवीन वैल्यू आइट्रेशन एंड पॉलिसी आइट्रेशन, नया क्वेश्चन एकदम, ठीक है, ये अभी तक नहीं आया। वैल्यू आइट्रेशन एंड पॉलिसी आइट्रेशन आर टू कॉमन एल्गोरिथम यूज्ड इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग फॉर सॉल्विंग मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। MDP में बता रखा है तुम्हें, ठीक है। पहले 2018 में शॉर्ट नोट पे आया था, फाइंडिंग ऑप्टिमल पॉलिसीज़। दोबारा से, वैल्यू आइट्रेशन एंड पॉलिसी आइट्रेशन कॉमन एल्गोरिथम है, किस लिए यूज़ होती हैं? MDP को सॉल्व करने के लिए एंड ऑप्टिमल पॉलिसीज़ को फाइंड करने के लिए। वैल्यू आइट्रेशन क्या करता है?
is an iterative algorithm that calculate the optimal value function by repeatedly updating the value of स्टेट्स की वैल्यू अपडेट करता रहता है, ठीक है। वैल्यू आइट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि एक आइट्रेटिव एल्गोरिथम होगी जो ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करेगी। ऑप्टिमल वैल्यू तब तक फाइंड आउट नहीं होगी जब तक वो रिपीटेडली चेक करेगा स्टेट्स को। इट स्टेट विद द इनिशियल एस्टिमेट, इट स्टार्ट विद इनिशियल एस्टिमेट, मान के चलते हैं इनिशियल उसने कुछ लिया एस्टिमेट ऑफ द वैल्यू फंक्शन एंड आइट्रेटिवली उसको इंप्रूव करता है जब तक कन्वर्जेंस नहीं आ जाती। कन्वर्जेंस मतलब कि सेम वैल्यू बार बार, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू एक साथ नहीं आ रही। इन ईच आइट्रेशन, जैसे तुम आइट्रेशन जब करते थे तो कंकरेंट रीडिंग आती थी, जब कॉन्जिक्यूटिव 3 रीडिंग एक साथ सेम आ गई तब की बात। तो हर आइट्रेशन में द एल्गोरिथम अपडेट द वैल्यू ऑफ ईच स्टेट बाय कंसीडरिंग ऑल पॉसिबल एक्शन और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो सारे एक्शन और उनके रिटर्न्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। वैल्यू आइट्रेशन कन्वर्जेंस टू द ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन एंड पॉलिसी, ठीक है। ये हो गया। पॉलिसी आइट्रेशन क्या होता है, इज एन आइट्रेटिव एल्गोरिथम दैट अल्टरनेट्स बिटवीन पॉलिसी वैल्यूएशन एंड पॉलिसी इंप्रूवमेंट। तो इवैल्यूएट करते हैं, पॉलिसी को इंप्रूव करते हैं। स्टार्ट विद इनिशियल पॉलिसी एंड आइट्रेटिवली इंप्रूव इट बाय इवैल्यूएटिंग एंड अपडेटिंग वैल्यू फंक्शन। तो ये शुरुआत इनिशियल पॉलिसी से होती है, उसके बाद उसको आगे आइट्रेटिवली इंप्रूव करते हैं। इन द पॉलिसी वैल्यूएशन द एल्गोरिथम कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन फॉर द करंट पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी वैल्यूएशन में वैल्यू फंक्शन करंट पॉलिसी का क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इन द पॉलिसी इंप्रूवमेंट स्टेप, ठीक है, इवैल्यूएशन का इवैल्यूएशन पार्ट में क्या है कि एल्गोरिथम कैलकुलेट वैल्यू फंक्शन, और इम्प्रूवमेंट में क्या अपडेट करेगा द पॉलिसी बाय सिलेक्टिंग द एक्शन दैट मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो जो इवैल्यूएशन से जो वैल्यूज़ आई थी उसमें से जो मैक्सिमाइज कर रहा है रिटर्न को, उसको क्या करेगा, अपडेट करेगा। पॉलिसी आइट्रेशन कन्वर्जेस टू द ऑप्टिमल पॉलिसी एंड वैल्यू फंक्शन। मेन डिफरेंस क्या है, इज देयर अपडेट प्रोसेस। उनका अपडेट प्रोसेस मेन डिफरेंस है किनका, वैल्यू आइट्रेशन और पॉलिसी आइट्रेशन का। वैल्यू आइट्रेशन डायरेक्टली अपडेट द वैल्यू फंक्शन इन ईच आइट्रेशन। वैल्यू आइट्रेशन का काम क्या है, अपडेट कर देना हर आइट्रेशन में वैल्यू फंक्शन को। और पॉलिसी आइट्रेशन अपडेट करते हैं पॉलिसी बेस्ड ऑन द करंट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो पॉलिसी आइट्रेशन अपडेट करेगी द पॉलिसी, वो पॉलिसी को ही अपडेट कर देगी जिसके बेसिस पे वो वैल्यू फंक्शन डिफाइन हो रखा है। पॉलिसी सर्च क्या होता है, नया क्वेश्चन। द पॉलिसी सर्च रिफर टू द क्लास ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड्स दैट लर्न पॉलिसीज डायरेक्टली विदाउट एक्सपेक्टिंग एस्टिमेटिंग द वैल्यू फंक्शन। पॉलिसी सर्च क्या है, एक तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मेथड है, एक क्लास है दैट लर्न पॉलिसी डायरेक्टली, पॉलिसीज़ को समझती है। पॉलिसी सर्च विदाउट एक्सप्लिसिटली एस्टिमेटिंग द वैल्यू फंक्शन, ठीक है, उसको बताना नहीं पड़ेगा वैल्यू फंक्शन क्या है। इंस्टेड ऑफ एस्टिमेटिंग द वैल्यू फंक्शन को समझ एस्टिमेट करने से ज़्यादा से की जगह पॉलिसी सर्च क्या करता है, वो डायरेक्टली ऑप्टिमाइज़ करता है पॉलिसी पैरामीटर्स को, एक बेस्ट पॉलिसी निकाल सके एक गिवन टास्क के लिए। पॉलिसी सर्च एल्गोरिथम एक्सप्लोर द पॉलिसी पैरामीटर स्पेस टू सर्च फॉर द पॉलिसी दैट मैक्सिमाइजेज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो पॉलिसी पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उस स्पेस को देखता है, उन पैरामीटर्स को चेक करता है, और जिससे मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है वो हमारे पास सर्च करने की कोशिश करता है। सर्च का काम यही है ना। दे यूज़ डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक सच एज ग्रेडियंट एसेंट और इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम टू अपडेट द पॉलिसी पैरामीटर बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व रिवॉर्ड्स। तो ये तुम समझ रहे हो रीइंफोर्समेंट कैसे हो रही है। जो पॉलिसी है ये असल में टर्म है जो मैक्सिमाइज कर रहा है रिवॉर्ड को, ठीक है। सर्च मेथड, पॉलिसी सर्च मेथड है द एडवांटेज ऑफ बीइंग एबल टू हैंडल हाई डायमेंशन। तो ये हाई डायमेंशन कंटिन्यूस एक्शन स्पेस को हैंडल कर पाता है, और दे कैन लर्न कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज। दे आर कम्प्लीटली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर द रिवॉर्ड फंक्शन नॉट ईजिली डिफाइंड और द इन्वायरमेंट डायनामिक आर अनसर्टेन, ठीक है, जहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है ऐसी जगह पे, या कॉम्प्लेक्स है या हाई डायमेंशन है, वहाँ पे ये मेथड काम आते हैं। एक्सप्लेन LQR और LQG मॉडल ऑफ लर्निंग। LQR क्या होता है, लीनियर क्वाड्रेटिक रेगुलरेशन या रेगुलेशन, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। LQG लीनियर क्वाड्रेटिक गॉसियन, ये हमने नहीं करा। आर मॉडल दैट लर्न दैट आर यूज्ड इन कंट्रोल थ्योरी। LQR का तो मैंने बता रखा है कंट्रोलर में कैसे काम आता है, दोबारा देख लेते हैं। LQR इज़ अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्टीन्यूस टाइम लीनियर सिस्टम विद क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन। LQR क्यों मतलब क्वाड्रेटिक ही होता है, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि एक कंट्रोल स्ट्रैटेजी है, हम कंट्रोलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यूस टाइम लीनियर सिस्टम की विद क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन। इसका एम क्या है, ऑप्टिमल कंट्रोल पॉलिसी बनाना दैट मिनिमाइज अ क्वाड्रेटिक कॉस्ट फंक्शन, कंसीडर द सिस्टम डायनामिक्स एंड कंट्रोल कंस्ट्रेन। सिस्टम की डायनामिक्स को समझेगा और कंस्ट्रेन को कंट्रोल करेगा। LQR uses dynamic programming principle and the Riccati equation to compute the optimal control gain, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, रिकैटी इक्वेशन, इन चीज़ों का यूज़ करके ऑप्टिमल कंट्रोल गेन्स को कंप्यूट करता है। LQG इज़ द एक्सटेंशन ऑफ LQR फ्रेमवर्क। तो LQR का ही एक्सटेंशन है जो इनकॉपरेट करता है अनसर्टेनिटी इन द सिस्टम डायनेमिक्स एंड सेंसर मेजरमेंट। तो जो भी अनसर्टेनिटीज़ होगी हमारे सिस्टम में,
है ना। सिस्टम डायनेमिक्स मतलब जो सिस्टम चेंज होता जा रहा है उसमें जो अनसर्टेनिटी आएगी उसकी हेल्प करेगा, उसमें हेल्प करेगा एलक्यूजी। इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर सिस्टम विद गॉसियन नॉइस इन द डायनेमिक एंड मेजरमेंट्स। ये लीनियर सिस्टम को कंसिडर करता है। और एलक्यूजी कंबाइंस द एलक्यूआर कंट्रोल पॉलिसी विद कलमैन फ़िल्टर। एलक्यूजी कंबाइन करते हैं एलक्यूआर की पॉलिसी कलमैन फ़िल्टर के साथ, जो एस्टिमेट करेगी सिस्टम स्टेट बेस्ड ऑन नॉइज़ मेजरमेंट्स। ठीक है, नॉइज़ के बेसिस पे वो सिस्टम की स्टेट वो मेजर करेगा, यानी बेटर कर रहा है, एक्सटेंशन है ना। तो एलक्यूजी कंट्रोलर एडजस्ट द कंट्रोल एक्शन बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड स्टेट टू ऑप्टिमाइज द सिस्टम परफॉर्मेंस। अब एलक्यूजी कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा एक्शन को। ठीक है, एक्शन एडजस्ट करेगा कंट्रोल एक्शंस को बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड स्टेट टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस। सिस्टम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। दोनों ही मॉडल यूज होते हैं इन कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड प्रोवाइड रॉबस्ट एंड ऑप्टिमल कंट्रोल सॉल्यूशन फॉर लीनियर सिस्टम विद नॉइज एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जब मैं गूगल क्लाउड के प्लेटफॉर्म पे था, तब क्या होता था कि अगर तुम्हारे क्लाउड में ट्रैफिक ज़्यादा आ गया है तो इतना स्टोरेज है नहीं, तो अलग से स्टोरेज चाहिए होता, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती थी, है ना। तो यहाँ पे वो पॉलिसी क्रिएशन का काम, कंट्रोल पॉलिसी क्रिएशन का काम एलक्यूआर करता है। और एलक्यूजी में कैलमन फ़िल्टर भी साथ में लग जाता है कि वो नॉइज़ मेजरमेंट्स को के बेसिस पे एस्टिमेट भी कर पाए। ठीक है, इसके बाद जो हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था वो क्वेश्चन देखते हैं। सो ये फोर्थ का सी पार्ट था जो न्यूमेरिकल टाइप था। इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कार का कलर दे रखा है और कार का टाइप दे रखा है, ओरिजिन दे रखा है, और क्या वो स्टोलन है या नहीं। तो हमें इसके बेसिस नाई बेस एल्गोरिदम का यूज़ करके हमें प्रेडिक्ट करना है नया डेटा पॉइंट्स को। तो नया डेटा पॉइंट का कलर रेड है, टाइप उसका एसयूवी है, और ओरिजिन जो है वो डोमेस्टिक है। तो अब हमें खुद से कैलकुलेट करना है। तो पहले टेबल को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे टेबल में तुम्हें मेजरली दो ही कलर दिख रहे हैं, रेड और येलो। टाइप यहाँ पे स्पोर्ट्स दिख रहा है और एसयूवी दिख रहा है। ओरिजिन डोमेस्टिक है और इम्पोर्टेड है, और स्टोलन जो है वो आउटपुट है, येस या नो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोल रहे हैं कि नाई बेस क्लासीफायर का यूज़ करना है। और नया डेटा क्या है, कलर उसका रेड है, टाइप उसका एसयूवी है, ओरिजिन उसका डोमेस्टिक है। अब देखो नाई बेस में क्या होता है कि वाई डैश इक्वल टू आर्ग्यूमेंट मैक्स करते हैं, y बिलोंग्स टू v, और पी वाई यहाँ पे पाई आई इज इक्वल्स टू 1 से m तक पी आई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई गिवन y, है ना। यहाँ पे मतलब प्रोबेबिलिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन होगा। कौन सी प्रोबेबिलिटीज़, देखो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं हमें क्या दे रखे हैं, एट्रीब्यूट्स और वैल्यू। कलर दो ही तरह के हैं, रेड और येलो। टाइप जो है स्पोर्ट्स है, एसयूवी है। ओरिजिन दे रखा है हमें डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड। तो अब हम क्या करते हैं, ये एक टेबल सी बना लेते हैं जिसमें टारगेट और क्लास देते हैं। कलर की बेसिस पे देखते हैं कि कलर की क्या वैल्यूज़ है, मतलब जो कार है वो स्टोलन है या नहीं। तो कलर्ड वाली रेड कलर की 3 कारें स्टोलन है और 2 कारें स्टोलन नहीं है। येलो कलर की 2 कारें स्टोलन है और 3 कारें स्टोलन नहीं है। ये तुम टेबल से देख के बता सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर रेड स्टोलन, जो स्टोलन इज इक्वल टू येस, यानी स्टोलन है, चोरी हो गई है। लाल रंग की गाड़ी जो चोरी हो गई है वो 5/3 है, टोटल 5 में से 3, तो 0.6। और जो स्टोलन नहीं हुआ है वो 1 माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोलन से, तो 0.4 ही आ जाएगा, या दूसरा तरीका काउंट कर लो। सिमिलरली येलो कार जो स्टोल हुई है वो 0.4 प्रोबेबिलिटी है, और जो स्टोल नहीं हुई है उसकी 0.6 हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है ना। या दूसरा तरीका है कि टेबल में देखे लो, ऑब्वियस बात। अब दूसरा पैरामीटर था इसका स्पोर्ट्स या एसयूवी। अब स्पोर्ट्स कार जो स्टोलन हुई है उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, ठीक है, और जो स्टोलन नहीं हुई है उसकी 0.4 आ रही है। फिर एसयूवी जो स्टोलन है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जो स्टोलन नहीं है वो 0.6 है। इतना कर दिया। तीसरा है डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड वाला, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखो, अगर डोमेस्टिक हमारे पास 2 हैं, इम्पोर्टेड 3 है, और जो चोरी नहीं हुई है वो डोमेस्टिक 3 है, इम्पोर्टेड 2 हैं। अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो डोमेस्टिक है और चोरी हो चुकी है 0.4, नहीं हुई है तो 0.6, इम्पोर्टेड है और चोरी हो चुकी है 0.6, इम्पोर्टेड है और चोरी नहीं हुई है, प्रोबेबिलिटी है 0.4। अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे अब हम क्लासीफाई करेंगे नए डेटा को। नया डेटा क्या है, रेड कलर, एसयूवी और डोमेस्टिक। और स्टोलन मान लेते हैं, हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोलन। तो चोरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर स्टोलन इक्वल टू येस है तो हम क्या करेंगे, पाई मतलब था सबका मल्टीप्लिकेशन, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। यानी कलर रेड है और चोरी हो चुकी है, टाइप एसयूवी है और चोरी हो चुकी है, ओरिजिन डोमेस्टिक है और चोरी हो चुकी है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ।
ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यस को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 2 3 4, इन चारों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे कि चोरी होने का हमारा आ रहा है 0.024। जो चोरी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ रही है ऑन द सेम बेसिस कि रेड कलर चोरी नहीं हुआ है, एसयूवी चोरी नहीं हुई है, डोमेस्टिक चोरी नहीं हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, हमने कौन से बेसिस पे देखा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। हम रेड, एसयूवी और डोमेस्टिक के ही बेसिस पे देख रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करा, आंसर आया 0.072। तो कौन ज़्यादा है, 0.024 या 0.72? 72 ज़्यादा है। इसका मतलब हमारा जो नए क्लासीफायर डेटा होगा वो स्टोलन नहीं है। यही हमारा नाइव बेस अप्रोच है। ये किस तरह से हमने बेस थ्योरम का यूज़ करा, है ना। तो था ना अच्छा क्वेश्चन ये, और इजी था, ऐसा कुछ तो है नहीं हार्ड कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इजीली डूएबल क्वेश्चन है, ट्राई करना, पेपर में आएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो यही था हमारा 2020 का पेपर। होप तुम्हें समझ में आया होगा। और मैं सोच रहा था कि ज़्यादा क्वेश्चन और करवाऊँ, जैसे बेलमैन इक्वेशन का एक वीडियो बनाया, वैसे और भी सोच रहा था, मगर इतना टाइम भी नहीं है। और मोस्टली हमने देख रहे हो कितने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं कि हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इतने तो मार्क्स आ ही जाएंगे तुम्हारे, जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। मतलब अगर तुम एवरेज से अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो वो अलग बात है, एवरेज नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक, कुछ अलग से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें तो किसी का बस नहीं है। ठीक है, बाय।